बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। 4 साल की मासूम बच्ची, इसने वो सब देखा है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो सब कुछ सुना है जिसे देखकर किसी का भी खून खौल जाए। और जिसने इसमें ये खौफ भरा है वो खुलेआम घूम रहे हैं। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। मैंने तुम्हारे एक्स्ट्रा कपड़े और अंडरपैंट्स ना बैग में रख रही हूँ, ठीक है? टॉयलेट आए तो टीचर को बोलने से डरना मत, ठीक है बेटा? बेकार में गीली मत हो जाना। चल। अनु, ये क्या किया तुमने बेटा? अभी तो तैयार किया था बच्चा मैंने तुम्हें। चलो चलो जल्दी उठो। नहीं, मुझे ड्राइंग करनी है। अरे मेरी माँ बना देना ड्राइंग, स्कूल से आने के बाद बना देना। चलो अभी चलो जल्दी जल्दी। पूरी भी बनानी है, बहुत सारे काम करने हैं, तैयार होना है, स्कूल जाना है ना? संजना, अन्नू तैयार हो गई? अरे यार, रोज इसके स्कूल की वजह से ना ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाता हूँ मैं। जल्दी तैयार करो इसे। तो मैंने बोला था क्या अनु को इतनी दूर भेजो दादर पढ़ने के लिए? एक तो मेरी बेटी बेचारी 29 किलोमीटर दूर जाती है, ऊपर से उसका नियरेस्ट बस स्टॉप यहाँ से इतना दूर है, 20 किलोमीटर, सांता क्रूज में। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रोज सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। जो भी कुछ कर रहा हो उसकी भलाई के लिए कर। मैं चाहता हूँ उसे अच्छी एजुकेशन मिले और तुम हो कि। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तो इसकी हाई स्टडीज चल रही। रोहन, प्री स्कूल तो यहाँ बोरीवली में भी है ना? स्टॉप इट संजना। अभी ऑफिस जाना हो तो शाम को आऊंगा ना, तब आराम से लड़ लेना मुझसे। रोहन, तुम्हें क्या हो जाता है? मैं तुम्हें तो कुछ भी कहना चाह रही होती ना, पता नहीं क्यों तुम्हारा ईगो बीच में आ जाता है। अरे वाह, मेरी बेटी रेडी हो गई। हाँ, पारी दो। चले स्कूल? ओके, शाम को आएंगे ना तो पापा आपको आइसक्रीम खिलाएंगे। बताओ कौन सा फ्लेवर खाओगे? चॉकलेट। अरे वाह, वेरी गुड। ये लो लंच बॉक्स। अच्छा हाँ सुनो, हाँ? अमरीश को बोल देना इसे टाइम से पिक कर ले। हाँ मैं बोल दूंगी। सुनो तो सही, थोड़ा हंस के जाओ। बाय बाय। अनु आ गया। अरे अरे मैं कहाँ जा रही हूँ? अरे अमरीश रुको, नाश्ता कर लो। नहीं दीदी, फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करने जाना है। नेक्स्ट वीक से एग्जाम है ना। और दीदी, वो अनु को मैं पिक नहीं कर पाऊंगा एग्जाम्स खत्म होने तक। ठीक है कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। चल चाय पी ले, उसके बाद जाना। नेक्स्ट टाइम दीदी, प्लीज प्लीज नेक्स्ट टाइम प्लीज। अरे इससे बड़ी जल्दी आज? अनु, आते ड्राइंग चेंज तो कर लेती बेटा। टिफिन फिनिश किया? आज फिर से सुसु किया तुमने? स्कूल वाली माँ से अंडरपैंट चेंज किया? सेकेंड। हाँ माँ जी, अनु अभी आई है स्कूल से। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके घुटनों का दर्द कैसा है? एक मिनट, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ अनु, क्यों चिल्ला रही हो? मामा। अरे क्या हुआ अनु? क्या हुआ अनु को? अनु की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अमरीश, तू उसे लेकर आया था ना? तुझे कुछ भी नहीं मालूम? मालूम नहीं मतलब? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा ना? दीदी, ये आप क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे हुआ क्या है? नहीं, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। कॉफी बना दो, जब और लड़ना बाकी है। लड़ना है? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है रोहन। तुम्हारी वजह से अनु। क्या हुआ अनु को? अनु को बुखार है। तो दवाई दी कि नहीं? हाँ दे दी। तो ठीक हो जाएगी, इतना क्या सोच रही है?
लेकिन लेकिन क्या? अरे लेकिन क्या? क्या हुआ है? बोलो ना। कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे रोहन। इधर आओ, मैं नहीं समझूंगा। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? जब देखो उल्टी बातें करती रहती हो। संजना तू क्या बात कर रही है संजना? अनु सिर्फ 4 साल की है। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा ऐसा नहीं है। 4 साल की लड़की के साथ कोई ऐसे थोड़ी कर सकता है। अच्छा रोना बंद कर, रोना बंद कर। और मुझे ये बता, जब अनु स्कूल से आई थी तो उसने तुझे क्या बताया? उसे कहाँ समझ है रश्मि। स्कूल से आने के बाद बस रोज जा रही थी, अजीब सी बिहेव कर रही थी। उसके बाद से उसको बुखार आ गया। एक बात बोलूं, प्लीज पुलिस के पास जाओ। नहीं नहीं नहीं, पुलिस नहीं, मेरी बेटी बहुत छोटी है। पुलिस के पास नहीं, मैं पुलिस का मैटर नहीं। यार समझ, अनु सिर्फ छोटी सी बच्ची है, 4 साल की, और उसके साथ ये सब हुआ है। तुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं नहीं रश्मि, तूने सब उल्टा समझ लिया है। देख मैं बस तुझसे एक छोटा फेवर मांग रही हूँ। तेरी नजर में अगर कोई डॉक्टर है जो घर आके मेरी बेटी को देख ले, एटलीस्ट इतना बता दे कि ब्लीडिंग की वजह क्या है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। क्या? अनु सिर्फ 4 साल की है? जी सर, लेकिन अनु की मदर श्योर नहीं है कि अनु के साथ, और सर उसकी मदर ने मुझे ये भी बताया अनु के प्राइवेट पार्ट्स में उसने इंजरीज भी देखी। पर सर मुझे लगता है कि अनु के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है, और अनु की मदर संजना यहाँ पुलिस स्टेशन आकर केस फाइल नहीं करना चाहती। लेकिन रश्मि जी, आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। और हमें पहले ये कंफर्म करना होगा कि अनु का रेप हुआ है या नहीं। रश्मि, संजना, ये डॉक्टर अंजलि प्रसाद है, गायनेकोलॉजिस्ट। नमस्ते मैम। नमस्ते। ये आप? जी मैं इनकी असिस्टेंट हूँ। आपकी बेटी कहाँ है? कल रात से उसको 3 बार बुखार आ गया। मैंने दवाई भी दी, लेकिन फीवर नहीं उतर रहा डॉक्टर। लेकिन आपके दोस्त ने तो कहा कि अनु को ऑकवर्ड इंजरीज भी आई है। इंजरीज तो हाँ हाँ बेटा, हाँ मम्मा इधर ही, मम्मा इधर ही। हाँ अनु बेटा, बेटा कैसी हैं आप? हाँ, मैं आपकी मम्मा की फ्रेंड हूँ। संजना जी, मैं पुलिस इंस्पेक्टर अभिमन्यु चिंतन। इंस्पेक्टर जी, आपकी फ्रेंड रश्मि ने हमें सब कुछ बता दिया है, और अभी डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया है। रश्मि ने आपको? देखिए, मैं आपकी उलझन समझ सकता हूँ। रेप विक्टिम की 90% फैमिलीज बिल्कुल ऐसा ही सोचती हैं जैसा आप सोच रहे हैं। मेरी बेटी बहुत छोटी है सर। मेरी बेटी 4 साल की है, सिर्फ 4 साल की। उसके साथ कोई ऐसा। इसी बात को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ संजना जी। मेरी भी एक बेटी है, मैं भी एक बेटी का बाप हूं। देखिए, मैं इस केस को सिर्फ एक ऑफिसर की तरह नहीं देख रहा हूं। संजना जी प्लीज हमें बताइए, अनु के साथ किसने किया ये सब? संजना जी, ये क्या हुआ है हमारी अनु के साथ? आप अनु के फादर? जी, आप कौन? मैं पुलिस इंस्पेक्टर अभिमन्यु चिंतन। सर आप 2 मिनट मुझे अपनी वाइफ से बात करने दीजिए। इधर आओ। रश्मि को बता दी, पुलिस को बता दी, मुझे कुछ नहीं बताया। बताने की कोशिश की थी मैंने तुम्हें, लेकिन तुम
सर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ सर आप प्लीज चले जाइए। मेरी बेटी बहुत छोटी है सर, ना तो उसमें इतनी हिम्मत है कि वो आपके सवालों के जवाब दे। संजना जी, मैं समझ सकता हूँ कि आप पूरी तरह से टूट चुकी हैं, लेकिन प्लीज मेरी बात समझिए। वो क्रिमिनल इस वक्त आजाद घूम रहा है। ऐसे पेडोफिल पूरी सोसाइटी के लिए खतरा है। ये सिर्फ एक क्राइम करके नहीं रुकते हैं। देखिए, अगर उसको नहीं रोका गया तो आज उसने आपकी अनु को नुकसान पहुंचाया है, कल वो किसी और अनु को नुकसान पहुंचाएगा। प्लीज समझिए मेरी बात को। और मैं नहीं जानती सर किसने किया मेरी बच्ची के साथ। देखिए संजना जी, ये कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ तो अंदाजा होगा आपको। तो मेरी बच्ची स्कूल गई थी, बहुत अच्छी थी, बहुत खुश थी। फिर जब वापस आई तो अरे क्या हुआ अनु? छोड़ो। अनु ने कुछ तो बताया होगा आपको। अनु की तो जुबानी से सिल गई सर। सर आप क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? देख नहीं रहे हम आपसे बात करने की हालत में नहीं है अभी। प्लीज जाइए। मुझे नहीं लगता कि अनु आपको कुछ बता पाएगी, और मैं ये सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप उससे बात करके उसे वो सब याद दिलवाएं। सर वो सिर्फ 4 साल की है, मेंटली और फिजिकली दोनों लिहाज से हेल्पलेस है। उसे इस ट्रॉमा से बाहर निकालना ही हमारी प्रायोरिटी है। और हमारी प्रायोरिटी है अनु के गुनहगार को जल्द से जल्द पकड़ना, वो भी विक्टिम के स्टेटमेंट के बिना। सर अनु की ये ड्राइंग किस बात का इंडिकेशन दे रही है? ये देखिए सर, ये तीसरा बंदर जो बुरा ना देखने की सीख देता है, पर ये तो देख रहे हैं। क्या इस ड्राइंग का क्रिमिनल के साथ कुछ लेना देना हो सकता है? गांधी जी के 3 बंदरों में से एक बंदर की सीख है कि बुरा मत देखो, लेकिन शायद ये बुरा देख रहा है। हो सकता है सर सीख देने वाला ही अपनी सीख के विपरीत काम कर रहा है। लेकिन सीख देने वाला कौन? टीचर या फिर अनु के स्कूल से जुड़ा हुआ कोई? तो सर एक बात बहुत अजीब है, अनु रहती बोरीवली में है लेकिन उसका स्कूल दादर में है। बोरीवली से दादर लगभग 29 से 30 किलोमीटर दूर है। मुंबई जैसा शहर जहां पर हर 2 किलोमीटर में एक स्कूल है, तो अन्नू के पेरेंट्स के सामने ऐसी क्या वजह रही होगी कि वो अन्नू को अपने घर से इतनी दूर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं? रोज इसके स्कूल की वजह से ना ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाता हूँ मैं। जल्दी तैयार करो इसे। तो मैंने बोला था क्या अनु को इतनी दूर भेजो दादर पढ़ने के लिए? सर अनु दादर के सेंट एल्बर्ट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है, जिसकी बस यहाँ सेंटा क्रूज से अवेलेबल है। सर अनु के फादर सुबह 8:30 बजे बोरीवली से अनु को यहाँ सेंटा क्रूज बस स्टॉप पे ड्रॉप करते हैं और वहाँ से वो बीकेसी चले जाते हैं जहाँ उनका ऑफिस है। सर ये बस का फर्स्ट पिकअप पॉइंट है, यहाँ से अनु के अलावा और कोई बच्चा बोर्ड नहीं करता। इसका मतलब अनु की छुट्टी के बाद जब अनु की बस अनु को ड्रॉप करती है सेंटा क्रूज, तब भी अनु बस में अकेली होती है? हाँ सर, और सेंटा क्रूज से अनु के ग्रैंड पेरेंट्स उसे पिक करते हैं। सर अनु अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ 1 बजे से 3 बजे तक रहती है। उसके बाद उसका मामा उसे वहाँ से लेकर बोरीवली ड्रॉप कर देता है। अनु का मामा? यस सर, अनु का मामा अमरीश अनु की माँ का कजिन ब्रदर है। सर वो बैंड्रा के कॉलेज में पढ़ता है और वही अनु को बोरीवली ड्रॉप करता है। अनु की माँ संजना के मुताबिक सुबह स्कूल जाने से पहले अनु बहुत खुश थी, तब उसने ये 2 बंदर बनाए थे, बुरा मत बोलो बुरा मत सुनो, और स्कूल से आने के बाद उसने ये तीसरा बंदर बनाया था, बुरा मत देखो, और तब वो परेशान थी। सर वो सुबह 8 बजे अपने फादर के साथ स्कूल के लिए निकली थी और शाम को 5 बजे अपने मामा के साथ घर वापस आई थी। यानी कि 9 घंटे। इसका मतलब सर अनु के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इन 9 घंटों में हुआ है। इन 9 घंटे में जो एक मिनट अनु के साथ बीता है, उसे हर एक मिनट की मुझे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। अनु के स्कूल से शुरुआत करते हैं, लेकिन जांच हमें बहुत संभल कर करनी होगी क्योंकि वो पीडोफाइल अलर्ट हो सकता है। हमें सब कुछ बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ना है। इज दैट क्लियर? यस सर। सर अभी आपने जो कहा ना पीडिया फाइल, मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया। ठरकी, ऐसे लोग जो स्पेशली बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, और ऐसे लोग लड़के लड़कियों में भी फर्क नहीं करते। इन्हीं की बदौलत हर घंटे में एक बच्चा मोलेस्टेशन का शिकार हो रहा है, और इससे पहले कि वो किसी दूसरे बच्चे को अपनी हवस का शिकार बनाए, हमें उस तक पहुंचना होगा। मुझे ना बताने का नतीजा अनु की जान जोखिम में डाल दी है तुमने, और तुम मुझे ब्लेम करती रहती हो। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा रोहन कि तुम्हारी क्या गलती है? मेरी गलती?
गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी है जो सबसे पहले उस रश्मि के पास गई थी। तुम देख लेना, इस पुलिस केस की वजह से ना हमें और अनु को बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। अरे समाज है ही ऐसा। तुम्हें समाज की पड़ी है, तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा है, रश्मि पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन उस इंसान पे गुस्सा नहीं आ रहा जिसे मेरी अनु के साथ। प्लीज मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो। ये अनु के पापा की गाड़ी और ये अनु की स्कूल बस, दोनों में आज रेस होने वाली है। एक्सीडेंट? अरे बाप रे, ये अनु के पापा की गाड़ी और स्कूल बस में कब रेस हुई? आज ही तो फिर जीता कौन? पापा, पापा ऑलवेज विन। तेरे पापा के आगे हमेशा मैं हार जाती हूँ। तू ही तो है जिसने हमें जोड़ के रखा मेरे बच्चों। चलो रेसिंग करते, चलो। आपके स्कूल में कितने टीचर और कर्मचारी हैं जो मेल हैं? आप सिर्फ इतना पूछना चाहते थे मुझसे? देखिए मनीष जी, आपकी स्कूल की एक बच्ची के साथ रेप हुआ है। रेप? क्या बात कर रहे हैं सर? ऐसा यहाँ हो ही नहीं सकता। हुआ है, तभी आए हम यहाँ पर। आपके साथ कोई गुफ्तगू करने नहीं आए हैं। अब आप ये बताइए कि आपके स्कूल में कितने पुरुष अध्यापक हैं, पुरुष कर्मचारी हैं आपको मिलाकर? सर मेरे अलावा यहाँ पर 9 और मेल टीचर्स हैं और ड्राइवर्स और पीएन्स को मिलाकर 7 और लोग हैं। इन सबकी प्रोफाइल, फोन नंबर, एड्रेस सब कुछ चाहिए हमें। जी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अनु की क्लास टीचर को बुलाइए। सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अनु के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। अनु की मदर ने हमें बताया कि उस दिन अनु ने ये ड्राइंग बनाई थी। उसने स्कूल आने से पहले सुबह ये 2 मंकी ड्राइंग किए थे और स्कूल से घर जाने के बाद उसने ये मंकी ड्राइंग किया। आप क्लास टीचर हैं उसकी, अनु को अच्छी तरह से समझती होंगी, आप कुछ बता सकती हैं ये ड्राइंग क्या इंडिकेट करती है? सर नो आइडिया। सर इवन फ्राइडे को मैंने ही अनु को बस अटेंडेंट को हैंडओवर किया था और वो खुश भी थी। अनु की बस अटेंडेंट शीला, वो भी फीमेल है। और बस ड्राइवर विजय, वो मेल है। ये जो बस अटेंडेंट शीला है और वो ड्राइवर विजय, इन दोनों को बुलाइए, मिलना है मैम से। सर वो तो छुट्टी के बाद बच्चों को ड्रॉप करने चले गए। अरे रुको, अरे भाई कहाँ जा रहे थे आप लोग? अनु? अंकल अनु तो आज नहीं आई स्कूल। क्या? चल विजय। आ जाते हैं। हेलो शीला, कहाँ है तू? बस में हूँ, बोल क्या बात है? अमरीश, तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? रश्मि दीदी, मैं आप ही से मिलने आया था। वो विक्की ने बताया आप काम से बाहर गई थी। मुझसे मिलने? क्या काम था? संजना दीदी का घर लॉक्ड है, फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही है, वही पूछना था कहाँ है वो। क्यों अमरीश, तुम्हें पता नहीं है कि अनु हॉस्पिटल में एडमिट है? अनु हॉस्पिटल में? नहीं तो फ्राइडे नाइट से मैं मेरे फ्रेंड के घर पे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। फ्राइडे नाइट के बाद मैं घर आया नहीं था। अनु को हुआ क्या है? अनु सर्वकृपा हॉस्पिटल में एडमिट है। संजना और रोहन भी वहीं पर ही है। तुम एक काम करो, उनसे जाकर मिल लो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। जी आप अनु की दादी हैं? जी हाँ। विक्की, बेटा क्या हुआ है, ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं,
बस पैर में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? कहीं गिर गए थे? नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है हमारी अन्नू के साथ? आपको पता नहीं था अब तक इस बारे में? मेरा मतलब आपके बेटे और बहू ने कुछ बताया नहीं था? नहीं, लेकिन अभी संजना से सनीचर को बात हुई है। फिर इतना कहा कि अन्नू को हल्का सा बुखार है बस। हाँ, और हम सोच रहे थे कि वो ठीक हो गई होगी, लेकिन आज दोपहर को जब मैं उसे बस स्टॉप पर लेने गया तो पता चला कि वो स्कूल गई नहीं है। अंकल, अनु तो आज नहीं आई स्कूल। उसके बाद मैंने रोहन को फोन भी किया, उसने भी कुछ नहीं बताया। रोहन बेटा, ये मैं अनु के बारे में क्या सुन रही हूँ? हम मैंने वो बताया ना कि उसे बुखार है। फिर पुलिस क्यों कह रही है कि? पुलिस? हाँ पुलिस, वो हमसे पूछताछ कर रही है। माँ, आप उनसे कोई बात मत करना, वरना अपना मिर्च मसाला लगा के वो बात का बतंगड़ बना देंगे। हाँ, मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ, आप बिल्कुल भी उनसे कोई बात मत करना। अच्छा, जब आपने पिक किया अनु को तो उसकी बस ने कितने बजे ड्रॉप किया था उसको स्टॉप पर? यही कोई 1-1:15 बजे मैंने ही उसे बस स्टॉप पर पिक किया था। ये लो, मैं जरा अपने दोस्त से मिल के आता हूँ। उसके बाद मैं शाम तक घर आया, लेकिन तब तक अनु अपने मामा के साथ घर जा चुकी थी। रमेश जी, जब आपने अनु को बस स्टॉप से पिक किया तो कैसी थी वो? कुछ चेंज लगा आपको उसमें दूसरे दिनों के मुकाबले? नहीं, वैसे तो ठीक ही लग रही थी, लेकिन हाँ, थोड़ी चुप चुप सी थी। और उसकी दादी ने भी कहा कि उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। तो क्या लगता है आपको, अनु के साथ जो ये हादसा हुआ वो स्कूल में हुआ होगा या फिर बस में? मैं नहीं कह सकता सर, लेकिन हाँ, बस में वो लास्ट स्टॉप पर उतरती थी और सेकेंड लास्ट स्टॉप भी खार का है, तो ये 15 मिनट वो बस में अकेली ही होती थी। खार से लेकर सेंटा क्रूज तक बस में अनु के साथ 2 ही लोग होते थे, लेडी अटेंडेंट और ड्राइवर। इन पर शक है आपको? हाँ, ड्राइवर। तो रमेश जी, आपके कहने का मतलब ये है कि... 1 मिनट सर, अभी इस बारे में हम कुछ भी बात नहीं कर सकते। मेरे बेटे ने मना किया। ये कैसी बात कर रही हैं आप? देखिए, अगर आप लोग बात करने से कतराएंगे तो अनु के गुनहगार तक कैसे पहुंच पाएंगे हम? लेकिन मेरा बेटा तो... ये भी तो सही कह रहे ना, एक तो पहले ही अनु का एडमिशन इतने दूर करवा दिया और ऊपर से ये... रमेश जी, आप वो ड्राइवर की कुछ बात कर रहे थे। ये ड्राइवर जैसे लोगों पर ना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। क्या साहब, हमेशा क्या हम ड्राइवर लोग ही बुरे होंगे? गरीब है तो क्या गुनहगार बना दोगे? ज्यादा शाण पट्टी नहीं मेरे साथ, समझा? और वैसे भी तू बचने वाला तो है नहीं बेटा। अनु जैसे ही ठीक होगी ना, वो सब बता देगी। साहब, अनु जितनी मेरी खुद की बेटी है। छी, इतना गंदा नहीं है मैं। देख शीला, सेकेंड लास्ट बस स्टॉप पे अनु के अलावा सारे बच्चे उतर जाते हैं। वहाँ से सेंटा क्रूज तक 15 मिनट अनु सिर्फ तुम्हारे और ड्राइवर के साथ रहती है। हाँ मैम, पर आपको क्या लगता है अगर वो ड्राइवर बच्चे के साथ कुछ भी करता तो क्या मैं अभी तक चुप रहती? तो तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा उसके साथ ये सब? मुझे कैसे मालूम होगा? मैं बोली ना, फ्राइडे को अनु को मैंने सही सलामत ड्रॉप किया था। जो हुआ होगा उसके बाद हुआ होगा। और तुम ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकती? क्योंकि आखिरी बार जब अनु को देखा था वो बिल्कुल ठीक थी। दीदी, ये सब आप उस दिन फोन करके ये बताना चाहती थी कि अनु के साथ... देख अमरीश, अगर तूने कुछ किया है तो बता दे। ये आप क्या बोल रहे हो? आप चाहते हो तो आप मुझे मार लो, मेरी जान ले लो, पर ऐसा मत बोलो प्लीज प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया है। तेरे को मैंने इस घर में रुकने की परमिशन दी और तू ये लापरवाही करे। तेरी वजह से 8 बजे अनु आई है आज। जीजा जी, मेरे भी एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं। आपके पेरेंट्स का घर कॉलेज से काफी दूर है, रोज रोज अनु को लाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, सच में। और मैं बोल दूं कि तेरा इस घर में रुकना ही पॉसिबल नहीं है तो क्या कर लेगा? हाँ तो ठीक है, जितने दिन आपके घर पे रहो ना, उतना रेंट ले लीजिए।
कितना हुआ? अमरीश बोला कितना हुआ? अमरीश नहीं, पागल है क्या? रोहन भाई है मेरा। अरे सगा भाई नहीं है तुम्हारा ये, देख रहे हो क्या औकात दिखा रहा है अपनी ये। उस थप्पड़ का बदला लेने का तो नहीं सोचा तूने? दीदी आप फिर से मैंने कुछ नहीं किया। अमरीश मेरे घर से निकल जा, अपने रहने का ठिकाना तू कहीं और देख, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी अनु के आसपास कोई भी मर्द रहे। अब आपको समझ में आ गया ना मैंने क्या समझाया है? हाँ बेटा, ये पुलिस के चक्कर में पड़ के अपने ही खानदान की बदनामी होगी। ड्राइवर, प्यून, प्रिंसिपल, इन सब के साथ साथ अनु के स्कूल में जितने भी मेल मेंबर्स हैं सबकी प्रोफाइलिंग करो। और अनु की फैमिली में दादा, मामा और अनु के फादर। अनु के फादर? हाँ, क्यों नहीं। अनु को स्कूल के लिए सुबह उसके फादर ही तो लेकर गए थे। देखो, इस लिस्ट में से हम किसी को बाहर नहीं रख सकते। ओके सर। सर मैं तो कहता हूँ इन सबको उठा लेते हैं और सबकी एक बार अच्छे से पूछताछ करते हैं। नहीं, इस केस को अगर हम रेगुलर केसेस की तरह राउंड अप करेंगे कुछ हाथ नहीं लगेगा हमारे। हमें इन सबके दिमाग से खेलना है। पीडोफाइल्स की मनोदशा पर काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वेंकट को मैं इस केस में इन्वॉल्व कर रहा हूं। डॉक्टर वेंकट कुछ ऐसे सवालों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो हम इन सबसे पूछेंगे। उस दिन उन 9 घंटों में अनु जिन सबके साथ थी, तब तक तुम लोग ये पता करो कि उन 9 घंटों में इन लोगों के अलावा कोई और भी कांटेक्ट में आया था क्या अनु के? हैप्पी टीथ डे विकी। टीथ डे? हाँ, टीथ डे, दंत दिवस। उमेश, कैसे सोच लेते हो तुम ऐसी बातें? हाँ, दंत दिवस भी होता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? सोच के देखो ना, जैसे लाखों लोग एक साथ बैठकर योगा करते हैं, ठीक वैसे इन लाखों लोग एक साथ बैठ के दांत घिसेंगे। एनीवेज, अच्छा विकी बेटा, जाओ बाहर जाके खेलो, वरना उमेश अंकल अपने बोरिंग जोक से तुम्हें और बोर कर देंगे। सर हमारे जितने भी सस्पेक्ट हैं, मैंने इन सब के डिजिटल फुटप्रिंट चेक किए हैं। इन सभी के सोशल मीडिया पे फीमेल फ्रेंड्स हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ वर्चुअल इंटरेक्शन। सोशल मीडिया पे आजकल ये कॉमन है। चैट हिस्ट्री कैसी है, वल्गर है या फिर नॉर्मल? विकी और अमरीश की चैट हिस्ट्री में कहीं कहीं वल्गैरिटी नजर आती है, और इन सब की ब्राउजिंग हिस्ट्री में जाएं तो लगभग ये सब के सब पोर्न साइट्स पे जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 85 से 90% इंटरनेट यूजर पोर्न साइट विजिट करते हैं। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि इन डिजिटल फुटप्रिंट्स के बेसिस पे हम इनमें से किसी को भी अनु का रेपिस्ट साबित नहीं कर सकते। लेकिन शर्मा, इन सब की मानसिकता को समझना बेहद जरूरी है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वेंकट आ रहे हैं जो इस केस में हमारी मदद करेंगे। अब हम घर जल्दी जाएंगे बेटा। हाँ, मम्मा आपको लेके जाएगी। ये पेडोफाइल्स कैसे सोचता है, ये हमें उन सवालों के जवाबों से पता चल सकता है जो मैंने तैयार किए। तो ठीक है, इन सवालों की बंदूक बनाकर एक एक करके सब पे तानते हैं। लेकिन सर ये सवाल किसी इंटेरोगेशन से कम नहीं है, और बिना सबूत के हम उनके साथ क्वेश्चनिंग भी नहीं कर सकते। प्यार से समझा के लाओ सबको, और जो प्यार से ना माने उसे इनडायरेक्ट में थ्रेट दो कि जो भी क्वेश्चनिंग में हमारा सपोर्ट नहीं करेगा वो रडार में हमारे सबसे ऊपर होगा। क्या साहब आप लोग फिर से ले आए? एग्जाम है तेरा, पास कर और निकल जा। कैसा एग्जाम साहब? क्विज शो है, जैसा टीवी पे आता ना, बिल्कुल वैसे। उधर सर टीवी में तो रोकड़ा मिलता है, इधर क्या मिलेगा? लालच। पहला सवाल तेरा लालच से जुड़ा है। कोई करोड़ों रुपए के बदले में तुझसे अपनी बच्ची को बेचने के लिए कहे तो क्या करेगा? क्या वाहियात बात कर रहे हैं सर आप? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। नहीं सर,
माइनर या छोटे बच्चों के साथ कभी सेक्स करने की इच्छा हुई है तेरी? नहीं साहब, कसम खाता हूं मेरे। हाँ या ना? नहीं। अच्छा, इसको देख के बता, इसको देखकर क्या कहेगा तू? छी, क्या फोटो दिखा रहे हैं सर आप? एक 60 साल के बुजुर्ग से आप ऐसे वाहियात सवाल पूछेंगे? साइकोलॉजी टेस्ट है रमेश जी। आपकी वाइफ भी नहीं है यहाँ पर, बता दीजिए। आप समझते क्या है मुझे? देखिए, आप मुझे ऐसा फोर्स नहीं कर सकते। तो ये सवाल आप स्किप कर रहे हैं, ठीक है? आपका अगला सवाल इस तस्वीर में है। छी, क्या है ये बकवास देख नहीं रहा आपने मुझे बुलाया है? मैं यहाँ नहीं रुक सकता, जा रहा हूं मैं यहाँ से। सर आप प्लीज बैठिए। अरे लेकिन आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। लेकिन मैं प्लीज सर। सर ये आप क्या बोल रहे हो? मैं मामा हूं उसका। आप चाहे ना तो आप 4 थप्पड़ मार लो। 4 थप्पड़ बहुत कम है तेरे लिए। अगर सच सामने आया और ये पता चला कि ये सब तेरा क्या धरा है, तो चारों दिशाओं से पिटेगा तू। सर माँ की कसम, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझसे ये सवाल पूछना बंद कर दीजिए प्लीज, मैं सच में कुछ नहीं किया है। मैं अनु का फादर हूँ। किस बेसिस पर टॉर्चर कर रहे हैं आप मुझे? रोहन जी, देखिए हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, उनका आप जवाब दे दीजिए। मुझे आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। पहले आप अनु का रेप केस फाइल नहीं कर रहे थे और अब आप हमारे सवालों से भाग रहे हैं। तो क्या करें? आप ही लोगों ने इतना परेशान जो कर रखा है हमें, और ये सब कुछ हो रहा है उस रश्मि की वजह से। खुद उसका तो कैरेक्टर खराब है ही, और उसकी वजह से हम भी बदनाम हो रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसकी सेक्स लाइफ ना कम एक्साइटिंग नहीं है। उसके अफेयर्स की वजह से उसके पति ने उसे छोड़ा था। जाइए पूछिए उससे, आपके सारे सवालों के ना बहुत एक्साइटिंग जवाब मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आपने मुझे हैरेस किया ना, तो मैं मानहानि का दावा ठोक दूंगा आप पर। मैंने सबकी क्वेश्चनिंग बहुत क्लोजली मॉनिटर की है। एक बार सबकी साइकोलॉजी एनालाइज करता हूँ। अच्छा डॉक्टर, क्या लगता है आपको इनमें से किसी का भी मैनरिज्म इस तरफ इशारा करता है कि वो पेडोफिल इन्हीं में से कोई एक है? आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अपनी रिपोर्ट आपको सेंड करता हूँ। पर मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों ने एक चीज मिस की है। वो क्या डॉक्टर? आपने अनु के साथ जुड़े सारे एडल्ट मेल्स की लिस्टिंग तो की, लेकिन अनु कोएड स्कूल में पढ़ती है। आपने वहां के सीनियर मेल स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोचा। आजकल माइनर लड़के भी अक्सर भटक जाते हैं, इट्स वेरी कॉमन। मैंने लाइफ में इतना टॉर्चर नहीं झेला है। वो कह रहे थे कि मैंने अनु के साथ। संजना को भी ऐसा ही लगता था। क्या तुमने? ये आप क्या बोल रहे हो दीदी? वो पुलिस तो रोहन जीजू को भी उठा के लेके गई। इसका मतलब उन्होंने भी। आई डोंट नो। अमरीश, आज के बाद ना तुम मेरे घर पर मत आना। मेरा भी बेटा और मैं नहीं चाहती। अच्छा, आपको पता है वो कैसा है? अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना। क्या बकवास कर रहे हो? He watches you with your boyfriend। उसने ही बताया था मुझे। बकवास। हम अनु के स्कूल के बाकी मेल स्टूडेंट की प्रोफाइलिंग तो कर रहे हैं, पर एक बात है, रश्मि का बेटा विकी, इसका अनु के साथ काफी इंटरेक्शन था। इनफैक्ट कई दफा तो अनु विकी के साथ उसके घर में भी खेलती थी। रश्मि का बेटा? अच्छा, रोहन का कहना है कि रश्मि के कई अफेयर हैं। रश्मि का एक बॉयफ्रेंड है उमेश, इसके बारे में पता कर रहे हैं। पर मेरा ऐसा मानना है सर कि हमें विकी के बारे में भी डिटेल में पता करना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर वेंकट की रिपोर्ट आई है और वो इंडिकेट करती है कि हमारे जितने भी मेल सस्पेक्ट हैं उनमें से जो ये आदमी है, इसने जो सेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पे जो रिएक्ट किया है और उनका जवाब देने में जितना टाइम लगाया, उससे यही लगता है कि इस आदमी का सेक्स को लेकर नजरिया बहुत ही स्ट्रेंज है। मे बी ये सेक्स को लेकर किसी भी हद तक जा सकता है। तो मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि हमें इसको और क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए? करेक्ट। इसकी पास्ट एक्टिविटीज पता करो और इसके हर मूवमेंट पे नजर रखो। मैं कमिंग सर? कमिंग। सर, इंक्वायरी में एक शख्स के बारे में पता चला है। ये शख्स जहाँ पे रहता है उसके आसपास 1 साल पहले फैमिली रहती थी, जो अचानक से कहीं और शिफ्ट हो गई क्योंकि उस घर की एक बच्ची शायद मोलेस्टेशन का शिकार हुई थी। उस बच्ची का इस शख्स के घर पे काफ़ी आना जाना था सर। ये है वो शख्स। डॉक्टर वेंकट ने भी अपनी रिपोर्ट में इसी को इंडिकेट किया था। शर्मा, मूव।
1 साल पहले तुम्हारे पड़ोस की एक बच्ची का भी शोषण किया गया था। उस फैमिली का भी पता कर लिया हमने। पैसा देकर उनका मुंह बंद करवाया था ना तुमने। झूठ है ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सच है ये। तेरे किराने वाले दोस्त ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। जिस दिन अनु का रेप हुआ था तू उस दिन उससे मिलने गया ही नहीं था। तूने उससे कहा था हमसे झूठ बोलने के लिए। नहीं, वो झूठ बोल रहा है। यही सच है। तेरी बीवी ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है कि अनु का रेप तू नहीं किया है। टूट चुकी है वो। अब सब कुछ सच सच बोलेगा या फिर मैं मेरे तरीके से बुलवाऊं? नहीं, मैं बोलता हूं। दरअसल उस दिन जब मैं अनु को घर ले आया तो मेरी बीवी घर पे नहीं थी। मैंने भांग ली थी। थक चुकी थी अपने पति से, तंग आ चुकी थी उनकी करतूतों को देख के। अपने बेटे बहू से क्या कहती मैं कि उसके सगे दादा ने उस मासूम बच्ची के साथ ये घिनौना काम करते हुए। अगर तू उम्र दराज नहीं होता तो तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरी क्या हालत करता। I'm sorry संजना, मुझे ना तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अनु को पढ़ाई करने के लिए इतनी दूर नहीं भेजना चाहिए था। मेरा अभी तुम्हारी इंटेंशन में नहीं थी, पर मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि मेरी बच्ची घर से दूर कैसे होगी। जब माँ बाबा के घर पहुंच जाती थी मैं बेफिक्र हो जाती थी, लेकिन कभी हमने सबने भी नहीं सोचा था कि मेरा बाप और मेरी बेटी के साथ। पापा, आप रो क्यों रहे हो? मैंने कहा था ना, ये जो पेडोफाइल होते हैं, ये जिन मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं, उनमें से 90% बच्चे अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियंस को कुछ बता ही नहीं पाते हैं। और ये लोग अपना टारगेट बदलते रहते हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। रमेश का गुनाह 1 साल पहले बाहर आ सकता था, लेकिन रमेश के पड़ोस में जो फैमिली रहती थी उसने केस ही रिपोर्ट नहीं किया। और रमेश की वाइफ वो रमेश का गुनाह जानते हुए भी उसकी शील्ड बनी रही। संध्या, हाँ आ रही हूँ। ये लीजिए आपका टिफिन। संध्या, इस घर में अकेली रह लोगी? ये शहर, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं। शादी के पूरे 3 साल बाद मुझे अपना कहने को घर और संसार मिला है। आप यहाँ अकेले थे, वहाँ मायके में मैं अकेली थी। अब जाके हमारा अपना घर संसार शुरू हो रहा है। आप देखिएगा, मैं इस घर को ना बड़ी अच्छे से सजाऊंगी। फिलहाल तो ये घर किराए का है, लेकिन बहुत जल्दी अपना घर होगा। जैसा भी होगा, है तो अपना ही घर ना। अच्छा सुनो, ऑफिस के लिए लेट हो गया, चलता हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखना। आप भी। बाय बाय। कौन है? कौन है?
बहुत डर लगता है आपको? नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है? डिप्रेशन। मर जाने को दिल करता है। लाइफ की ये टेंशन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपके अंदर काफी कुछ दबा हुआ है जो आपको बाहर लाना होगा। मैं आपकी मदद करूंगा, जज भी नहीं करूंगा आपको। अरे बाबा, झगड़ा नहीं करूंगा। अच्छा तुम बैठो। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? दोपहर में मैं जब घर ठीक कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कोई है। इस घर में आने जाने के दो रास्ते हैं, एक बाहर की तरफ खुलता है और एक गार्डन की तरफ। और जैसा तुमने बताया कि दोनों दरवाजे बंद थे, इस शहर में नहीं, इस घर में भी तुम अकेली, सिर्फ तुम्हारा वहम होगा। एक काम करते हैं, तुम्हें चीयर अप करने के लिए संध्या, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? यहाँ कुछ तो है, मतलब इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब तुम्हारा वहम है, कुछ भी नहीं है। देखो नहीं नहीं, कुछ है यहाँ पे, कुछ तो है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। तुम सो जाओ, सो जाओ। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि कोई संकट आने वाला है। कभी कभी किसी घर में वास्तु दोष होता है, किसी पंडित को बुलवाकर वास्तु शांति की पूजा पाठ करवा लो, सब ठीक हो जाएगा। पर इनका ऐसी बातों पर विश्वास ही नहीं है। अरे पति लोगों की बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लेते, बस उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहो और करो वही जो तुम करना चाहती हो। कभी रूठ कर, कभी प्यार से पति को अपने जैसा बनाओ, सुखी रहोगी। और सुनो, तुम्हारे चाचा जी भी तो वहीं रहते हैं ना, मैं उनको ना फोन कर देती हूँ, वो किसी ना किसी पंडित को जानते होंगे। ठीक है माँ, रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है इस घर में वास्तु दोष है। हम पंडित जी को बुलाकर वास्तु दोष हटाने के लिए पूजा पाठ करते हैं ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। देखो संध्या, ये ग्रह नक्षत्र वास्तु ये सब बेकार की बात है। शादी के बाद 3 साल तक मुझे मायके रहना पड़ा। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। यहाँ आने के बाद भी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ, मना मत कीजिए। इस घर के वास्तु दोष को हटाने के लिए पूजा पाठ करते हैं ना, प्लीज मान जाइए। ओम भू स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो सर्वार्थ साधिके शरण। वास्तु दोष पूजा संपन्न हुई, अब कोई चिंता की बात नहीं है। बस इस जल को घर के अंदर बाहर सभी जगह छिड़क दीजिए, सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। जी पंडित जी। अच्छा यजमान, आज्ञा दीजिए। जी। सुनिए, ये आपका टिफिन। संध्या, लेट हो रहा ऑलरेडी। धक्के से कैसे टूट गया ये? हेलो, मैं संध्या बोल रही हूँ। यहाँ कोई मिस्त्री है क्या? हाँ, वो तंदूर ठीक कराना था। तुलिका, टॉवल देना।
तुलिका, जब तक मैं घर वापस नहीं आता दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। तुलिका, आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? आई मीन लव लाइफ। मैरिड लाइफ और लव लाइफ बहुत अलग अलग होते हैं सर। मेरी शादी एक पैसे वाले अधेड़ उम्र के आदमी से हुई थी। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो बस नाम का ही था। ना वो मुझे कभी हस्बैंड का सुख दे पाए और ना मुझे कभी वाइफ होने का सुकून मिला। मेरी जिंदगी बस एक कोरा कागज बनकर रह गई। ऐसे में मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। ऐसे क्या देख रहे हो? आप हैं ही इतनी खूबसूरत, बचपन से फैन रहे हैं आपके। लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। रजत? बाप रे, कितने बड़े हो गए तुम। नहीं। अरे वाह, मुझे तो नाश्ते पे किसी ने बुलाया ही नहीं। तुम कोई मेहमान हो क्या? फैमिली मेंबर हो। हक से बैठो और हक से खाओ। अरे वाह, आपके हाथ के बने खाने का स्वाद तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। एक और दो, एक और दो, एक और दो। मुझे प्यार की जरूरत थी। मैं प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहती थी, पर पता नहीं था मुझे कि वो प्यार मुझे एक ऐसे रिश्ते से मिलेगा जिसे पाप समझा जाता है। मैडम, इसकी तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। अगर इसको रिपेयरिंग करूंगा ना तो धड़धड़ा के गिर जाएगा। इससे बढ़िया अगर नया बना के दे दूं आपको। भैया आपको जो करना है जल्दी कीजिए, शाम तक तैयार हो जाना चाहिए। हो जाएगा मैम। मैडम को बुला ले। ये देखिए मैडम, देखने में तो लाश 8-9 महीने पुरानी लग रही है। सर, लाश तो आधी से ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी है। कौन रहता है इस मकान में? मेरा नाम है श्याम श्रीवास्तव। ये आप ही का मकान है? नहीं सर, हम तो किराए पे रहते हैं सर। इसके मालिक तो बगड़िया जी है। मैंने उन्हें फोन किया, वो आती होंगे। कब से रह रहे हैं किराए पे यहाँ? सर 7 महीने हो गए। मेरी वाइफ तंदूर का काम करवा रही थी सर, दाई करवाई तो नीचे लाश निकली। इस तंदूर का इस्तेमाल करते थे आप लोग? हाँ सर, अभी कुछ दिन पहले किया था सर। वो ये फोटो भी खींची थी सर। बगड़िया जी आ गए। आप लोग जरा वहां इंतजार कीजिए। जी आइए बगड़ जी। आपको पता है आपके घर में बने तंदूर के नीचे लाश मिली है हमें? पता नहीं सर, मैंने तो ये घर सोलंकी से 8 महीने पहले खरीदा और भाड़े पे चढ़ाया। सारा लेन देन नरेश एजेंट और प्रॉपर्टी साइट के जरिए हुआ। नरेश ही तो संभालता है यहाँ सब। सोलंकी साहब अपने घर को बेचकर अपने बेटे के पास अफ्रीका शिफ्ट होना चाहते थे, तो मैंने उनके घर को बेचने की ऐड ऑनलाइन साइट पर चढ़ा दी। साथ में कुछ फोटोज़ भी डाल दिए सर। वो मेरा ऑफिस का जो लड़का है वो फोटोज़ काफ़ी अच्छी लेता है, तो घर की पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आई तो ग्राहक भी तुरंत मिल गया। कब की बात है ये? सर कुछ 8-9 महीने पहले की बात होगी। तब भी इस घर में तंदूर था? सर पता नहीं, शायद हो भी सकता है। वैसे सर इस दौरान हमने कंस्ट्रक्शन तो कुछ नहीं किया इस घर में। अच्छा ये बताओ, इन दोनों से पहले इस घर में कौन कौन रह के गया? सर मैं सारी डिटेल्स निकाल कर आपको बताता हूँ। लेके आओ। चलता हूँ सर। राजीव सर, इससे पहले इस मकान में जितने भी लोग रह के गए सबकी डिटेल्स पता करो। राइट सर। इस कपल की बैकग्राउंड चेक करो। सर। अरे वाह, शादी के 3 साल होने के बाद भी इतना प्यार कैसे कर लेते हैं? अरे भाई करना ही पड़ता है।
पत्नी से प्यार नहीं करेंगे तो घर गृहस्थी का पंचनामा बनवाना है क्या? और इनसे प्यार करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता है क्या? अरे अरे भाई जरा संभल के, आपको पता है ना आप हमारी मासी के बारे में बात कर रहे हैं। चांद निकल आया। हाँ चलो चांद निकल आया। आओ। हर शादी प्यार के भरोसे पर नहीं चलती, कुछ शादियां मजबूरी की वजह से चलती रहती हैं। अगर आपकी शादी में सब कुछ ठीक ठाक था तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपको परेशान कर रही थी? मजबूरी नहीं सर, ज़रूरत। मेरे पति का पहला और आखिरी प्यार उनका बिजनेस और पैसा ही है। मेरी ज़रूरतों का तो उन्होंने कभी ख्याल ही नहीं रखा। अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए रोज रात को ठंडे पानी से नहाना पड़ता था सर। और ऐसे ही एक रात बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है। सुनिए, आप इतनी रात को नहा धोकर? तुम नहीं समझोगे। पढ़े लिखे हैं हम, सब समझते हैं और आपकी तकलीफ भी समझते हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना। सर, पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। आपका शक सही था, लास्ट लड़की की ही है। मौत करीब 7 से 8 महीने पहले हुई है। उस दौरान किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई थी क्या? एक औरत ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी सर, लेकिन सर वो औरत कुछ दिनों के बाद वापस आई और मिसिंग कंप्लेंट वापस ले लिया। मिसिंग कंप्लेंट की किसने दी? सर उसका नाम तबस्सुम जहां है। और मिसिंग कौन हुआ था? सर तबस्सुम जहां की भांजी, उसका नाम गजरा है। साहब उस घर में ना कुछ बाराती रुके हुए थे, नाच गाने की फरमाइश थी, तो मैंने अपनी एक लड़की गजरा को वहाँ भेज दिया, पर वो वापस आई ही नहीं। तो फिर मैंने पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। फिर वो दूसरे दिन ही वापस आ गई, पूरा बाटली मार के बेवड़ी पड़ी थी। फिर जैसे ही उसको होश आया तो वो घर पे आ गई। फिर मैंने भी थाने जाकर रिपोर्ट वापस ले ली। गजरा है कहाँ, बुलाइए। उसे टीबी हो गया था ना साहब, तो नाच गाना छोड़ के वो अपने गाँव चली गई। उसका फ़ोन नंबर दीजिए। नंबर था साहब, लेकिन मोबाइल मैंने दिया था ना उसको, तो जाते समय वो मोबाइल दे के गई। ठीक है, तो पुराना वाला नंबर दे दीजिए। साहब वो तो मैंने बेच दिया मोबाइल। घर का पता तो होगा, वो दे दीजिए। मेरे पास नहीं है साहब। राजीव, दाल में कुछ काला है, गजरा को ढूंढो पहले तो। और हाँ, इस तबस्सुम की भी डिटेल्स निकलवाओ। सर वो लाश वाले घर में जो लोग भी रहते थे उन सभी की इंफॉर्मेशन निकाली है सर मैंने। सर सबसे पहले उस घर में किराएदार के तौर पर ये रजत जी और उसकी विधवा बहन तन्वी आई थी सर। उसके बाद ये घर हमने बगाड़िया जी को भेज दिया सर। और सर कुछ समय के लिए हमने पवन कौल साहब को भी ये घर किराए पे दिया था। सर उसके बाद हाँ, ये जोशी जी के बेटे की शादी थी सर, तो उसके काफ़ी सारे दोस्त आए थे यहाँ पर। रजत और उसकी बहन की डिटेल्स? सर एक्चुअली वो डायरेक्ट पार्टी थी सोलंकी जी की, तो उन्हीं के पास सारी डिटेल्स होगी। लेकिन हाँ सर, मैंने हाँ रजत जी का फ़ोन नंबर निकाल लिया सर उनके पड़ोसियों से। सर मेरे बेटे के 2-3 दोस्त रुके थे उस घर में। एक तो अमेरिका में उसके साथ ही काम करता है, और दूसरा जर्मनी में है, और तीसरा शायद मुंबई में कहीं काम करता है। क्या आपको मालूम है उस दौरान आपके बेटे के दोस्तों ने रात में रेड लाइट एरिया से किसी नाचने वाली को घर बुलाया? उन्होंने तो नहीं बताया था, लेकिन हमें पता चला था सर कि वो लड़की की जो मौसी है ना, उसने जब पुलिस कंप्लेंट की तब बहुत डांटा था मैंने उसे। बाद में उन लोगों ने माफ़ी भी मांग ली थी और लड़की भी मिल गई थी। केस रफा दफा हो गया था और हमने भी बात को दबा दिया था। उन सभी बच्चों की डिटेल्स इन्हें लिखवा दीजिए। जी। अजय, क्या लगता है सर, ये केस हम सॉल्व कैसे करेंगे? लाश की शिनाख्त भी तो नहीं हो पा रही है। वही तो राजदीप, केस उलझता ही जा रहा है।
ना तो हमारे हाथ में कोई ठोस सबूत है, ना ही कोई ठोस सुराग। एक काम करो, ये पवन कौल को पूछताछ के लिए बुलाओ। इनफैक्ट पवन कौल ही क्यों, इस घर से जुड़े सभी लोगों से अच्छे से पूछताछ करो। आई एम श्योर कच्चा ही सही पर एक धागा हमारे हाथ जरूर लगेगा, फिर लाश की शिनाख्त भी होगी और कातिल भी पकड़ा जाएगा। सर हमारा एक और फ्रेंड था समीर, काफी टाइम से उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। वो शायद मुंबई में रहते हैं सर। कौन से कॉलेज में पढ़े हो आप लोग? सर सिटी कॉलेज सर। सिटी कॉलेज से समीर का एड्रेस लो और समीर की सारी डिटेल्स निकालो। राइट सर। फंक्शन के दौरान जिस घर में तुम्हारे दोस्त रुके थे, उस घर में बने तंदूर के बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, हम तो ऑल द टाइम हॉल में ही थे, वहां जाने की कोई नीड ही नहीं पड़ी सर हमें। जरूरत पड़ी तो फिर बात करेंगे तुम्हारे साथ। सर शाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। 3 साल पहले शाम की शादी संध्या से हो तो गई थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि साथ ही उसके ऑफिस कोलीग प्रीति के साथ उसका अफेयर भी चल रहा था। सर एक बात और, प्रीति ने भी 7 महीने पहले ही अपने ऑफिस से रेजिग्नेशन दिया था और उसके बाद से अब तक ना किसी ने प्रीति को देखा है और ना ही प्रीति के साथ किसी की बातचीत हुई है। राजीव, ये प्रीति की डिटेल्स निकालो। अब समझ में आया श्याम शादी के बाद 3 सालों तक अपनी वाइफ को मायके से वापस क्यों नहीं लेके आया। इस श्याम को भी लेके आओ। सर ये बात सच है कि सर प्रीति से मेरा अफेयर चल रहा था, लेकिन बड़े ही रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ हम दोनों अलग हो गए। अब प्रीति कहाँ है? सर मुझे नहीं पता सर। सर उसका फोन भी बंद आ रहा है सर, उसने अपना सोशल मीडिया से अकाउंट भी डिलीट कर दिया। सर तेरे घर में तंदूर के नीचे जो लाश मिली है वो कहीं प्रीति की तो नहीं है? सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। मैं प्रीति से बहुत प्यार करता हूँ सर, मैं उसे क्यों मारूंगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रीति को तेरी शादी के बारे में पता चल गया था और तुझे इस बात का डर था सबके सामने हुआ कि पोल ना खोल दे, इसके वजह से तूने उसको मार दिया ना। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर इसके फोन से प्रीति की फोटोग्राफ्स लो, उसका नंबर लो और उसे कांटेक्ट करो। फोन दे। सर नंबर तो डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। प्रीति का फोन बंद होने से पहले कहां पे एक्टिव था, उसकी लास्ट लोकेशन पता करो, उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स भी निकालो, प्रीति के ऑफिस के रिकॉर्ड से उसका परमानेंट एड्रेस भी पता करो। सर फोन कॉल आया है, बुलाओ उन्हें। जी सर। देखिए सर, मेरे बेटे के जन्म संस्कार का फंक्शन था, बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, इसलिए मैंने वो घर कुछ दिनों के लिए किराए पर लिया था। आपके रिश्तेदार जो उस घर में ठहरे थे, क्या उनमें कोई महिला भी थी? नहीं सर, वहाँ तो सारे जेंट्स रुके हुए थे, सारी लेडीज मेरे घर पे रुकी हुई थी और उनमें से कोई भी ना तो गायब है और ना ही किसी की डेथ हुई है। उस घर में आपने अपने रिश्तेदारों के लिए क्या किसी तंदूर का इस्तेमाल किया था? सर सारा खाना तो मेरे घर पे बन रहा था और ये एक धार्मिक कार्यक्रम था, इसलिए भोग तो अपने घर की रसोई में ही बनता है ना, फिर मैं वहाँ तंदूर क्यों लगवाऊंगा। ठीक है मिस्टर कौल, अभी आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे आपको। थैंक यू सर। अब सिर्फ रजत ही बचा है। राजीव, भोपाल जाके रजत से अच्छे से पूछताछ करो। सर। शुक्ला, प्रीति के पेरेंट्स का पता लगाओ और प्रीति के बारे में पूछताछ करो। राइट सर। धीरे धीरे मेरे और रजत के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी। ना सब कुछ सह क्यों रही हैं मेरे साथ? अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने एक फैसला लिया और उस एक फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। प्रीति ने तो हम सबसे ही रिश्ता तोड़ दिया है। हम नहीं चाहते थे कि वो अकेले इंदौर जाए और वहां जाकर नौकरी करे, पर उसके तो शुरू से ही बड़े बड़े सपने थे। बस उन्हीं को पूरा करने के लिए घर छोड़कर चली गई। जब से गई है ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। देखिए, हमें एक लाश मिली, बॉडी की शिनाख्त के लिए हमें आप दोनों लोगों के डीएनए सैंपल की जरूरत है। तुम नरेश के यहाँ काम करते हो? जी सर। तुम्ही ने वो वेबसाइट पे फोटोज अपलोड किए थे? जी सर। तो जब तुमने वो फोटोग्राफ्स लिए थे तो वहां तंदूर था क्या?
हाँ सर था, लेकिन मुझे अंदर बाहर के फोटो लेने को कहा था तो मैंने निकाले और अपलोड कर दिए। लेकिन तुमने जो फोटोग्राफ अपलोड किए उसमें तो तंदूर हमें दिखा नहीं। सर साइट फोटो अपलोड करने की लिमिट होती है तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं निकाले। ठीक है, तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। सर उस घर में रहने वाले पुराने टेनेंट रजत का पता चल गया। कहाँ का रहने वाला हो? भोपाल का सर। राजदीप सर पता करो। राइट। हाँ सर, हम वहीं पे रहते थे अपनी बहन के साथ। आपका नाम? तन्वी। और वहाँ का तंदूर भी कभी कभी इस्तेमाल करते थे। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपके पुराने घर के तंदूर के नीचे से हम ये लाश मिली है। क्या सर? लेकिन हम जब रहते थे तब ये तंदूर का शेप ऐसा नहीं था। क्या ये वही तंदूर नहीं है? आर यू श्योर? 100% सर। रजत ने राजदीप को बताया कि उसने पिक में जिस तंदूर की फोटोग्राफ देखी वो वैसी नहीं है जैसी उसने उस घर में देखी थी। यानी कि ये जो कुछ भी घटना घटी है वो रजत के मकान छोड़ने के बाद घटी। उस एरिया के आसपास जितनी भी बिल्डिंग मटेरियल शॉप्स हैं वहां पता करो कि पिछले 7-8 महीनों में ये हमारी सस्पेक्ट्स लिस्ट में से क्या कोई ऐसा है जिसने तंदूर बनाने जैसा सामान, सरिया, चूना, सीमेंट इत्यादि, और सबसे इंपॉर्टेंट जीटी ब्रांड की ईंटें जो हमें मौकाए वारदात से मिली थी, खरीदी हैं। हर एरिया में एक वॉचमैन होता है, वॉचमैन को पता होता है उस एरिया की एक्टिविटीज के बारे में। इस एरिया के वॉचमैन से बात करो, देखते हैं क्या बताता है। अरे भाई साहब, बोलिए। मैं इस एरिया में एक घर लेने की सोच रहा हूँ, तो थोड़ी सी जानकारी चाहिए। सर जानकारी बिना दक्षिणा के दूंगा तो जानकारी का अपमान हो जाएगा। बात तो आप सही कह रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, अब बात करें? हाँ हाँ साहब, अब तो बात हो सकती है। मैंने इस एरिया में एक घर देख रखा है, लेकिन सुना है कि उसके पड़ोस वाले घर में कुछ भूत भूत का चक्कर है। अरे सर आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन भूत भूत कुछ नहीं होते। लेकिन हाँ, उस घर में ना खेल बहुत होते थे। वो एजेंट नरेश है ना, उसी के हाथ में था भाड़े से ये घर। जब कोई भाड़े वाला रहने को नहीं आता है तो नरेश क्या करता है कि कुछ लड़कियों को लेके उधर आता है। अच्छा एक बात बताओ, नरेश ने उस घर के गार्डन में कभी कंस्ट्रक्शन का कोई काम करवाया था? वो एक नंबर का कंजूस है, एक दमड़ी नहीं खर्च करता है। लेकिन हाँ, जब लड़की की बात आती है ना तो उसकी जेब से धड़ाधड़ नोट निकलते हैं। अच्छा हाँ। मैंने क्या किया सर? मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं सब बताता हूँ सर, मैं सब बताता हूँ सर, सब बताता हूँ सर। राजदीप, बता। सर मैं मानता हूँ कि मैं रंगीन मिजाज का इंसान हूँ, अय्याशबाज हूँ। उस घर में मैं लड़की लेकर आता था पैसे देकर एंजॉय करने के लिए, लेकिन सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। मैंने सच्ची में किसी का मर्डर नहीं किया सर। ये भी तो हो सकता है तूने किसी को अय्याशी के लिए बुलाया हो, किसी बात पे अनबन हो गई हो, तुझे गुस्सा आया, तूने उसे मार दिया, गाड़ दिया वहां पर, अब हमारे सामने शराफत का नाटक कर रहा है। नहीं सर। राजीव सर, इसकी सारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी निकालो। सर मेरा यकीन मानिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं सर यही है जीटी ईटों का सप्लायर। हाँ सर, क्या चाहिए आपको? पिछले 8-9 महीनों में आपके दुकान से किस किस ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदा है, जैसे कि इस तरह की ईंटें? सर हमारे पास हर खरीद का रिकॉर्ड रहता है। मैं जितनी जल्दी हो सके आपको सब डिटेल पहुंचा दूंगा। ठीक, थैंक यू। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर। सर डेड बॉडी की उंगलियों में कुछ बाल फंसे हुए थे सर, लेकिन उन बालों का डीएनए डेड बॉडी के साथ मैच नहीं कर रहा सर। वो बाल जरूर उस कातिल के होंगे। एक काम करो, नाखून से मिले बालों का डीएनए हमारे केस से जुड़े सारे सस्पेक्ट्स के डीएनए से मैच करके देखो, जरूर उस कातिल के होंगे। और वो रेड लाइट एरिया वाले खबरी के बारे में कुछ पता चला? सर वो अभी मुंबई गया हुआ, आज शाम को वापस आएगा सर। ठीक है सर। बताओ अब्दुल, क्या खबर है? गजरा वापस तो नहीं आई थी, पर पता नहीं तबस्सुम सबसे कहती फिर रही थी गजरा वापस आ गई। सुनने में ये भी आया है तबस्सुम ने गजरा का सच छुपाने के लिए काफी मोटी रकम ली है। हाँ साहब, ये बात सच है कि जोशी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए,
गजरा का केस वापस लेने के लिए ये भी झूठ बुलवाया कि उसे टीबी हुआ है और वो वापस अपने गांव लौट गई है। ये सब उन लड़कों की वजह से हुआ है। खानदान के नाम पर कालिक पुत जाती, इसलिए हमने तबस्सुम को लाखों देकर उसका मुंह बंद करवाया। हुआ क्या था? वो बैचलर्स पार्टी के अगले दिन जब मेरा बेटा और उसके दोस्त जागे, उन्होंने देखा कि ना तो वहां पे गजरा थी और ना ही समीर था। समीर गजरा को लेकर भाग गया था सर। दोनों मेरे बेटे और उसके दोस्तों के वॉलेट और सारे वैल्यूएबल्स लेकर भाग गए थे सर। पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं लिख पाई थी तुम? अगर पुलिस कंप्लेंट हो जाती तो मेरे बेटे का रिश्ता नहीं टूट जाता और ग्रीन कार्ड बनने ही वाला था उसका। हमारी तो सारी मेहनत बेकार हो जाती सर। क्या चाहते हैं आप मिस्टर जोशी? आपकी कहानी पे विश्वास करें? यह भी तो हो सकता है ना कि गजरा को आपके बेटे और उसके दोस्तों ने मिलकर मार दिया और फिर वहां गाड़ दिया हो और अपने पैसे के बल पर तबस्सुम का मुंह बंद करवा दिया। और फिर आपने कहा बच्चे विदेश चले गए, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हम अपने तरीके से उन्हें इंटेरोगेट करना चाहे तो उन्हें इंडिया बुलाना मुश्किल है। क्या खूब कहानी बनाई है आपने। राजदीप सर, इनसे अपने तरीके से पूछताछ करो और इनके बेटे और उसके दोस्तों को इंडिया बुलाने की व्यवस्था करो। अब मैं इन सेशंस के लिए नहीं आ पाऊंगी। क्यों? वो मेरा पति, वो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। मुझे तो लगता है जैसे वो मुझे जान से ही मार डालेगा। इसलिए आप कुछ दिन में घर से ही नहीं निकलूंगी। तो आप पुलिस की हेल्प लीजिए ना। पुलिस के पास जाऊंगी तो दुनिया भर को सब कुछ पता चल जाएगा। सब मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। एक काम कीजिए, आप ये रखिए, इसमें मेरा नंबर है। अगर आपको मेरी कोई जरूरत लगे तब जरूर कॉल कीजिए। थैंक यू। समीर के आधार कार्ड नंबर से हमने मोबाइल ऑपरेटर से पूछताछ की है। एक नंबर मिल गया है जो समीर के आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड था, लेकिन वो नंबर लखनऊ का है। हम लखनऊ पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बहुत जल्द वो हमारी गिरफ्त में होगा। गुड वर्क राजदीप। थैंक यू सर। सर प्रीति के पेरेंट्स की डीएनए रिपोर्ट आ गई है सर। प्रीति के पेरेंट्स का डीएनए लाश के डीएनए से मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये लाश प्रीति की नहीं है। सर इसका मतलब तो ये भी होता है कि श्याम कल्प्रिट है ही नहीं। सर, मैं हूं समीर। आप लोग मुझे ही ढूंढ रहे थे और ये है गजरा। गजरा, उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने सभी से रिश्ते नाते तोड़ दिए और हमने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। हम ये कैसे मान लें कि यही गजरा है? कोई आईडी वगैरह है आपकी? पता है समीर, रोजाना हम अपराधियों से, घटिया लोगों से, जुर्म करने वालों से मिलते हैं, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से ही इंसानियत जिंदा है। प्राउड ऑफ यू। संध्या जी, आपके घर में जो लाश मिली थी वो प्रीति की नहीं है और उस लाश के साथ आपके पति का कोई कनेक्शन नहीं है। आपके पति निर्दोष है। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं पूरे 11 नारियल की पूजा करूंगी। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, कहीं और जाकर रहेंगे। अच्छा हुआ कि इस मनहूस घर को छोड़ के जा रही हो। अरे श्रापित है ये घर, जो यहाँ रहने आता है सब पागल हो जाता है। चलो, देरी हो रही है। मैडम, एक्सक्यूज मी, एक मिनट। जी, आपने वहाँ ऐसा क्यों कहा कि इस घर में जो भी रहता है पगला जाता है? वो रजत था ना, पुराना टेनेंट, उसकी बहन तन्वी, उसका भी यही हाल हुआ था। एक दिन मार्केट में मैंने बड़बड़ाते देखा था उसको। नहीं। तन्वी, अपनी क्या हालत बना रखी है तूने? चल मेरे साथ चल। वो तन्वी थी ना, वो बहुत बड़ी डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने उसको साइकेट्रिस्ट से मिलने का सलाह दिया था, नंबर भी दिया था। 1-2 सेशन की, उसको सुधार आने लगा था।
और उसके बाद छोड़ दी। ये देखिए मुंह पे निखार भी आने लगा था, तभी टाइम का वो फोटो है ये। सर, मैं भोपाल में जिस तन्वी से मिला था और यहाँ जो तन्वी रहती है, दोनों में बहुत फर्क है सर। मैं आपको पिक दिखाता हूँ। ये देखिए सर, ये है असली तन्वी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता कि तन्वी कहाँ है। मुझे लगा आप लोग मुझ पर शक करेंगे, इसलिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को तन्वी बनाकर पेश कर दिया। तुझे कैसे नहीं पता कि तेरी बहन तन्वी कहाँ है? बोल। सर वो हमारा झगड़ा हो गया था, फिर मैं उसे छोड़कर भोपाल चला गया। उसके बाद से मैंने कोई कांटेक्ट नहीं रखा उससे सर मैं सच कह रहा हूँ सर। कहीं ऐसा तो नहीं जिस लड़की की तेरे घर में तंदूर के नीचे लाश मिली वो तन्वी की हो, जिसे तूने मार दिया और वहां गाड़ दिया? सर भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ सर मैंने किसी को नहीं मारा। इसका डीएनए सैंपल लो और लाश के नाखून से जो हमें बाल मिले थे उसके डीएनए से मैच करके देखो। सर साइकेट्रिस्ट विनीत आए जो तन्वी का इलाज कर रहे थे। सर तन्वी का असली नाम तुलिका है और वो रजत की बहन नहीं, मौसी थी। सर तुलिका को ये डर लग रहा था कि उसका हस्बैंड कहीं उसको मार न डाले, और हमारे लास्ट सेशन में तो वो ये भी कह रही थी कि वो कई दिनों तक घर से बाहर निकलेगी नहीं। मेरा पति वो मेरी जान का दुश्मन बना, इसलिए आप कुछ दिन में घर से ही नहीं निकलूंगी। एक्चुअली डर के मारे उसकी हालत काफी खराब हो रही थी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जा सकते हैं। थैंक यू। सर बताता हूँ सर मैं बताता हूँ सर मैं बताता हूँ सर। बता। सर तुलिका मुझे बहुत अच्छी लगती थी सर, फिर हमारा अफेयर शुरू हुआ और फिर हम दोनों घर छोड़कर भाग गए सर। लेकिन सच कह रहा हूँ सर मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैंने तुलिका किसी को नहीं मारा। तुलिका तेरी मासी है या कुछ और? इसकी असलियत तो तेरी माँ ही हमें बताएगी। अपनी माँ का नंबर और पता दे। तो मर गए दोनों मेरे लिए, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। देखिए हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, लेकिन आपके बेटे रजत और तुलिका ने आपके साथ जो किया वो गलत था। लेकिन हमें शक है कि हमने जिस लाश को बरामद किया है वो आपकी बहन तुलिका की ही है, और वो तभी साबित होगा जब उस लाश का डीएनए आपके साथ मैच होगा। दरअसल तुम तुलिका से नफरत करते थे, इसलिए तुमने तुलिका को मार डाला। नहीं सर। शुक्ला, इनका डीएनए सैंपल लो, लाश के नाखून पे जो बाल मिले थे उनके डीएनए से मैच करके देखो। सर मौका वारदात में मिली उन ईंटों को लेकर हमने गहरी छानबीन की। उस तरह की ईंटें उन 3 महीनों के अंतराल में करीब 40 मिस्त्री और कॉन्ट्रैक्टर को बेची गई थी। हमने सबसे पूछताछ की, लेकिन किसी का भी कंस्ट्रक्शन का काम तब नहीं चल रहा था जब हमें उस तंदूर के नीचे गड़ी लाश मिली थी, सिर्फ एक को छोड़कर। कौन है वो? सर मिस्त्री रमेश, लेकिन वो फरार है। सर हमें लुकआउट नोटिस जारी करना पड़ेगा। आओ। सर डीएनए रिपोर्ट्स आ गई हैं, ये रही सर। सर डेड बॉडी के साथ मिले बालों का डीएनए किसी भी सस्पेक्ट के साथ मैच नहीं कर रहा सर, लेकिन सर रजत की मां का डीएनए डेड बॉडी के साथ मैच हो गया। यानी कि लाश तुलिका की ही है। ये तुलिका के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। राइट सर। सर मिस्त्री रमेश के बारे में पता चल गया, दीवार में कहीं छुपा बैठा है। ले आओ सर। किसको नहीं मारा साहब? किसी को नहीं मारा है, तो फिर देवास में क्यों छुप के बैठा था? बोल। जब से तंदूर के नीचे से लाश मिलने की खबर आई मैं घबरा गया था साहब। लेकिन क्यों घबरा गया था? साहब क्योंकि 4 लाश दफन थी साहब, मैंने उसी पे तंदूर बना दिया था, लेकिन मैंने मारा नहीं है साहब। तूने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? वो साहब मैंने कोई मर्डर नहीं किया है।
3 बातें तुम्हारे खिलाफ इशारा कर रही। पहला, हमारे पास तुम्हारे मोबाइल लोकेशन रिपोर्ट जो साबित करती है इस बात को कि तुलिका के मर्डर के समय तुम वहीं थे। दूसरा, मिस्त्री रमेश का बयान जिसे तुमने तुलिका की लाश गाड़ के ऊपर तंदूर बनाने को कहा। तीसरी बात, तुलिका के नाखूनों से मिले बाल का डीएनए तुम्हारे डीएनए से मैच हो गया। रिपोर्ट आई जाएगी, तुम्हें बताना ही पड़ेगा सब कुछ अपने बारे में। तो अब तुम खुद बताओगे या हम अपने तरीके से पता करें डॉक्टर विनीत? पता था। तुलिका ने मुझे कॉल किया था, मैं उसके घर गया था। ये सब मेरे साथ क्या हो गया? चलो। सबने मुझे धोखा दिया, सब मुझे चुप कर चले। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम अकेली रह गई? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम चिंता मत करो। कि कैसी बातें कर रहे हैं आप? डॉक्टर है मेरे। तुलिका, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं, तुम्हारे सारे राज जानता हूं। और उसके बाद मैंने फिर से एक नया तंदूर बनवा दिया। एक मरीज का अपने डॉक्टर के ऊपर भगवान से भी ज्यादा भरोसा होता है। तुमने मरीज का भरोसा ही नहीं तोड़ा, उस बेचारी तुलिका की इज्जत भी लूटने की कोशिश की, और यही नहीं, उसे जान से भी मारा। पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम तुम्हें फांसी की सजा जरूर मिले। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें